आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। लोकमंच न्यूज के संवाददाता मोहसिन खान ने केंद्र सरकार के जरिए 3 कृषि कानून बिल वापस लेने के ऐलान पर किसानों से खास बातचीत की। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 काले कानून बिल वापस लेने का ऐलान किया है। सरकार अब किसानों के लिए हमदर्दी दिखा रही है, लेकिन काफी समय से सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और काफी किसान भाइयों ने धरने पर अपनी जान से हाथ धो दिया और कई महिलाएं विधवा हो गई और कई बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन जब सरकार को कुछ नहीं दिखा, किसानों का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार का पत्ता साफ है। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। 3 कृषि बिल कानून वापस लेने से किसान खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। हम आपको बता दें, खुश इसलिए हैं क्योंकि केंद्र सरकार किसानों के आगे झुक गई। किसी ने क्या खूब कहा है, झुकती है दुनिया पर कोई झुकाने वाला होना चाहिए। और नाखुश इसलिए हैं क्योंकि 1 साल लगभग किसानों को बॉर्डर पर हो गया। कई किसानों की जान भी चली गई धरना देते हुए। धरने के दौरान कई किसानों की जान चली गई और कई महिलाएं विधवा हो गई और कई बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किसानों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं तो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 3 कानून बिल कृषि कानून बिल वापस करने की बात कही है। हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। 3 कृषि बिल कानून वापस लेने पर कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं? क्या नाम है आपका? सोमवीर यादव, किसान नेता पजागरा से। सोमवीर यादव जी, 3 कृषि बिल कानून वापस लेने की बात कही है देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाला है, इसलिए किसानों को लॉलीपॉप देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री ने। 11 महीने से किसान वहाँ सीमा पर बैठे थे दिल्ली पे, तब से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कभी दिल नहीं पसीजा। अब पता है प्रधानमंत्री जी को कि 2022 में चुनाव आ रहा है, किसान अलग हटता जा रहा भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए उन्होंने ऐसा लॉलीपॉप देने का काम किया कि चलो किसानों को 3 काले कानून के वापस करने के नाम पर ही किसानों को आकर्षित कर लिया जाए। लेकिन किसान अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है नेताजी, भाजपा सरकार के द्वारा किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया और कहा गया कि ये किसान है ही नहीं है। जब ये किसान ही नहीं है तो फिर देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 3 कानून बिल वापस करने की बात क्यों कही? ऐसा है, प्रधानमंत्री को एहसास होने लगा कि अब देश का किसान रुष्ट होने जा रहा है और सरकार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार जाने वाली है, कुर्सी छीनने वाली है और 2024 में फिर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी छीनने वाली है। इसलिए उन्होंने इस तरीके का आडम्बर अपनाने का काम किया कि किसानों को किसी न किसी जुमलेबाजी की तरफ से, पहले भी कई बार जुमलेबाजी कर चुके हैं, जैसे आपको काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, कई सारे पहलुओं पर उन्होंने जुमलेबाजी करने का काम किया है। लेकिन अब देश की जनता और देश का किसान समझ चुका है कि इन जुमलेबाजों की बातों में आने वाला नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 3 कृषि बिल कानून वापस करने की बात कही और किसान इससे खुश भी हैं, तो 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ भारी असर पड़ने जा रहा है कि किसान दोबारा भाजपा सरकार को 2022 के अंदर मौका देगा? देखिए, किसान इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है इस सरकार से। इस समय DAP खाद नहीं मिल रही, किसानों को आलू बोने में बहुत बुवाई करने में बहुत दिक्कत आई, आलू लेट हो गया और गेहूं की बुवाई करने में बहुत दिक्कत आई है। खाद नहीं मिल रहा है, किसान 4 बजे से लाइन में लगना पड़ता है सोसाइटियों पर। पता नहीं आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहा गया, उनके ऊपर गंदे नाले के पानी की बौछार की गई और उनके जो यहाँ धरनारत किसान थे उनके धरना स्थल पर चारों तरफ से बाढ़ लगाने का काम किया, कील ठोकने का काम किया। किसान कभी इन बातों को भूलने वाला है? कभी नहीं भूलेगा किसान। भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, तेल है, सरसों का, दाल है, तमाम ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इस बार 2022 में भाजपा सरकार नहीं आएगी? नहीं, किसी कीमत पर। हमारे साथ कुछ किसान भाई और मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते हैं 3 कृषि बिल कानून को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, क्या कुछ कहना है 3 कृषि बिल कानून को लेकर आपका? ये कृषि बिल कानून ये इन्हें जब ही ले लेने चाहिए थे वापस। अब इनको पता चल गया
कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है, किसान रुष्ट है। भाजपा सरकार ने किसानों को बहुत हल्के में ले लिया था। बिल्कुल हल्के में, और हल्के में नेक हल्के में नहीं, बहुत हल्के में लिया। वो सोच रहे थे कि हम इनको डराएंगे, मारेंगे, जी हाँ। धमकाएंगे तो ये बॉर्डर पर से हट जाएंगे। जी हाँ, लेकिन वो बॉर्डर पर बड़ी बड़ी कोशिश करी उन लोगों ने, बड़ी कोशिश की, कीले गाड़ी, बाड़े लगाई, पानी की बौछार करी, लेकिन किसान जमा रहा। लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा किसानों पर आगे। झुकना पड़ा। केंद्र सरकार को पता चला कि किसान हैं, तब से तो बताते रहे कि आतंकवादी हैं। लेकिन अब एहसास हो गया मोदी जी को कि एहसास हो गया, किसान है ये। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको औरैया से दिखा रहे हैं, जहां अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को हत्या कर फेंके जाने की आशंका है और शव की पहचान मिटाने के लिए चेहरे को भी जलाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां शव की पहचान मिटाने के लिए चेहरे को भी जलाया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं सीओ सिटी ने बताया कि शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और इस घटना का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। और आपको बता दें कि घटना औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के सीतियापुर बाईपास का है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको औरैया से दिखा रहे हैं। रुधौली में मिट्टी के अवैध खनन का कार्य बहुत तेजी से फल फूल रहा है। सब कुछ पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला शांत बैठा हुआ है। पूरे तहसील में जेसीबी और ट्रैक्टर डफर लगाकर खनन माफिया शासन के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिकायत के बाद भी कार्यवाही न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। शासन ने पूरे प्रदेश में अवैध रूप से हो रहे खनन पर रोक लगाई हुई है। खनन के लिए शासन से आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रशासनिक अमले को दिए गए। गहरे खनन के कारण खुदाई से पानी तक नहीं निकल पा रहा। वहीं एसडीएम रुधौली इस मामले में किसी भी जानकारी न होने की बात को लेकर कोई भी बयान देने से कतरा रहे हैं। 4-5 दिन से अब पढ़ो हमारे देखी नहीं से सारी सुहानी भैया से चले गए, तराव चले गए। लगभग कई टाली लगी होंगी। अभी भैया रात में चलन है, गिन न पाई। रात में भी चलती है? हाँ, 200-300 तो रहते हैं। क्या दिन रात मिट्टी ढो रहे हैं? हाँ, दिन में टाली रहा। ये जो आपके रोड खराब हो गई है, ये मार्ग खराब हो गया है, ये मिट्टी की धुलाई से खराब हुआ है किसी और कारण से? अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों के साथ ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह और वीडियो राजीव वर्मा ने मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया और उसके समाधान के लिए ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह ने कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया और साथ ही सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए कूड़ा उठाने के लिए 3 नए ई रिक्शा देने का वादा किया। माननीय ब्लॉक प्रमुख लोधा जी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय और एडीओ पंचायत महोदय और सम्मानित हमारे जिम्मेदार प्रधानगण यहाँ मौजूद थे और हमारे समस्त सफाई कर्मचारी यहाँ इसमें शामिल हुए। और आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी ने सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनी, उनसे समय से अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने का। अलीगढ़ में एक्सीडेंट में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राइवेट निजी अस्पताल गीतांजलि में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला के थाना अंतरौली इलाके रोड का है। घटना से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि मृतक प्रदीप को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने परिजनों से प्रार्थना पत्र लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है, तो वहीं अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। ना ये हुई है, बच्चे अपने लड़की की शादी के लिए कार्ड बांटने आए थे, उसमें लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। किस चीज़ से हुई है टक्कर? अज्ञात से? अज्ञात से हुई है। लेकिन क्या लोग थे बाइक पर?
गाड़ी में 3 लोग थे। अच्छा, तो क्या की मौत हुई है? एक की मौत हो गई है, प्रदीप की। और 2 का कौन थे? एक तो सही है बिल्कुल, एक की ज़्यादा हालत गंभीर है। जो घायल है उसका नाम क्या है? राजेश कुमार। यूपी के अमरोहा में मोहल्ला काट चौराहे से नगर पालिका तक कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया और नगर अध्यक्ष परवेज आरिफ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत के मामले में दुख जताते हुए आज उन किसानों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। बलिया में प्रधान प्रतिनिधि रविशंकर चौबे और उनके साथी पर दबंगों के जरिए हमला कर मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। परिजनों के मदद से रविशंकर चौबे और उनके साथी को जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहां उनका उपचार हो रहा है और परिजनों का आरोप है कि बल्लीपुर के पूर्व विधायक प्रधान ने राजनीतिक द्वेष से हमला कराकर जान से मारने का प्रयास किया है। मामले में परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, नतीजन आज उनके द्वारा हमला किया गया। मेरा नाम मनोज कुमार कपूर है, मैं सौदरा का प्रधान हूँ और उपाध्यक्ष प्रधान संपादक जी। और मुझे बहुत ही अचानक से हमारे अध्यक्ष जी बताए कि ऐसी घटना हो गई है सुनु जी के साथ, और इसके पहले भी घटना हुई थी जिसको हम लोग को प्रधान संघ के माध्यम से दिया गया था और बाँचिए तो काफ़ी इस मामले में काफ़ी ढिलाई किए हैं। अस्पताल में आने का रीजन है कि हमारे पड़ोसी ग्राम सभा बल्लीपुर के प्रधान प्रतिनिधि श्री रविशंकर और सोनू चौबे वो किसी रोड का मुआयना करने के लिए बल्लीपुर के ही गांव में गए थे। तो उनके जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो अचानक पहले से लाव लश्कर लेकर अचानक उन पर धावा बोल दिए। इससे पहले भी एक बार घटना हुई थी तो हम लोग बांडी रोड एसओ को हम लोग ने पत्रक दिया था पूरे प्रधान संघ के द्वारा, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जिला पंचायत के निधि से लग रहे खड़ंजे में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां खड़ंजे में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बता दें कि 1 नंबर ईंट की जगह 2 नंबर की ईंट से खड़ंजा करवाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। तो बता दें कि 1 नंबर ईंट की जगह 2 नंबर की ईंट का खड़ंजा करवाया जा रहा है। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की मदद से खड़ंजे का निर्माण करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अशोक पाल। इस वक्त मैं चपर तलवा बड़काडी में मौजूद हूं, जहां पर जिला पंचायत के कोटा से यहां पे खड़ंजा का निर्माण करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है सरकार के द्वारा 1 नंबर ईंटे का जो पेमेंट आता है वो 1 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पर जो खड़ंजे की निर्माण कराया जा रहा है वो 2 नंबर ईंटा लगाया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये 2 नंबर का ईंटा है जो एक बार में ऐसे मार दो तो इस ईंटे का 2 टुकड़ा हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे जो ईंटा लगा रहे हैं, यहाँ पे खड़ंजा लगा रहे हैं, हमारे साथ मजदूर मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार ये जो ईंटे का खड़ंजे का निर्माण करवाया जा रहा है, ये ईंटा कितने नंबर का है और ये किस फंड से यहाँ पे खड़ंजा लग रहा है। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ जी, फकीरी लाल। ये जो यहाँ खड़ंजे की निर्माण करवाया जा रहा है, ये किस कोटे से करवाया जा रहा है? प्रधान के कोटे से, पंचायत के कोटे से? पंचायत के कोटे से, जिला पंचायत कोटे से। अच्छा, ये कितने मीटर की खड़ंजा है? अभी 250 लागत है। 250। ये ईटा जो है वो 1 नंबर का या 2 नंबर का? हमें नहीं पता भैया, हम जो आ जाए तो लगे चाहिए। आपके घर जो निर्माण हुआ होगा तो उसमें और इसमें तो फर्क होगा ईंटे का? फर्क कहीं नहीं भैया, हम कहा बताइए। चाचा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि शायद ना इसमें बता दी, हम जो मजदूर आदमी हैं बाबू,
जौन जहाँ जहाँ भेज दिन चाहे माटी खोदे चाहे गड्ढा खोदे कहीं यहाँ जौन दे दिन मजूर दरहा बटन जे प्रधान बला लिन या चाहे जे बला लिन ते एक साथे चला जाए। लेकिन आपको तो इतना तो आपको अनुमान होगा कि ये पीला ईटा है या अव्वल ईटा है, इतना तो फर्क होगा ही। भैया हमें कुछ नहीं, हम खाली ईटा दिया गया है कि कोई भी पूछेगा तो आप बताइएगा नहीं कि कसमों कसम नहीं पूछा क्यों, हमसे ही नहीं बात है। इतना तो अनुमान होगा चाचा ये कौन सा ईटा है। हम क्या बताएं। इस ईटे का अभी देखिए, इस ईटों को मारो तो 2 टुकड़ा हो जाता है, देखिए तो इसमें पता चल जाएगा कि 1 नंबर ईटा है या 2 नंबर ईटा। हम क्या बताइए, खाली मजूर दरहा चाहे फरवर। कहाँ से आए हैं आप? हम नौवा कोल से आए हैं। नौवा कोल। हाँ। किसके फंड से लग रहा है खड़ंजा? नरसिंह पाल बाबू लगवाओ था, वो इन्हें लगाई थे बाबू और का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार जो पैसा दे रही है उसको किस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। आप इस ईंटे को देख करके आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के पैसे को किस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। सरकार 1 नंबर ईंटे की दाम दे रही है और 1 नंबर काम करवाने के लिए दे रही है, लेकिन यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं, सबकी मिली भगत से 2 नंबर का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब साफ देख सकते हैं इस तस्वीरों को, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलेंगी और यहाँ पे अगर कोई भी अधिकारी मौके पे जांच करने आए तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने नंबर का काम करवाया जा रहा है और सरकार के पैसे को किस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। अशोक पाल, लोकमंच। पिछले कुछ दिनों से अपराधियों के दिल में मानो पुलिस विभाग का खौफ खत्म ही हो गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण बस्ती जिला बन चुका है। शायद जिले के कप्तान जिले को चलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बता दें कि किराना व्यापारी और युवकों के बीच मामूली विवाद पर मारपीट हुई थी, जहां मारपीट में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं दोनों आरोपी युवक फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। आज दिनांक 20 नवंबर को शाम 6:30 बजे थाना कोतवाली चौकी रौता क्षेत्र के राजेंद्र शर्मा पुत्र सुभावन शर्मा 23 वर्षीय जब एक परचून की दुकान से सौदा लेने गए थे। ये परचून की दुकान सोम चौधरी पुत्र बरसाती लाल चौधरी की थी। वहाँ पे सोम चौधरी अपने भाई स्वयं चौधरी के साथ में मौजूद थे। वहाँ सामान खरीदते वक्त दोनों के बीच में कहासुनी हुई, जिसमें सोम चौधरी और स्वयं चौधरी ने राजेंद्र शर्मा को मारा पीटा। लगी हुई चोटों को लेकर के जब उनको राजेंद्र शर्मा को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर चोटों के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। दोनों लोग का एक ही नाम पड़ता है। पहले से विवाद था? कोई विवाद नहीं था। क्या हुआ? नहीं, घर से तुरंत गया, मेरे पास तुरंत फोन आ गया। एक लड़का लिया गया, उसका घर एक लड़का वहीं पे रहता, वही लेके गया, अभी उसको घर वो बोला लेके गया, वही लेके गया है। हाँ, बुला के वही लेके अच्छा, वो लड़का कौन, इसका दोस्त? हम जानते जानते हम लोग घर जाते हुआ था घटना, आपको कैसे जानकारी हुई कि ये घटना हुई है? हम लोग घर पे हाँ बोलिए बोलिए आंटी, आप बोलिए। घर देखा था, वो का पकड़ वो घर से हमरा लेके गया। आपके बच्चे को? हाँ। अच्छा। घर ही हमारे बाबू घर ही दिन भर रहे, कहूँ नहीं करे। वो लड़का लिया गया। क्या हुआ है उसके बाद? अब हम बना मालूम। जानकारी क्या मिली आप लोग को? ये मालूम बा कि तोरा लड़कवा का क्यों मारत। अच्छा, कहाँ पे घटना हुई है ये? बरसाती चौधरी के दुकान के सामने। ये कहाँ पड़ता है? रौता चौराहा आगे। अच्छा, रौता चौराहे। अच्छा, हम मौसी के पास गए थे, मेरे मौसी का तबीयत खराब था। तो बोल रहा है कि आए हम कहे नहीं बाबू मेरे तबीयत ठीक है। तो बोल रहा है ठीक है मत आओ, कोई फोन करके मेरे बाबू को बुलाया है, वही मोबाइल पे निकलवाइए। हाँ, कोई बुलाया है मेरे बाबू। कहाँ घटना हुई है क्या जानते हैं? नहीं, हम मौसी के यहाँ थे। कहाँ घटना हुआ है? रौता चौराहे पे, बरसाती चौधरी की गली मेरी भाव। कौन मारा है, कुछ जानकारी आ रही है? मुझे जानकारी नहीं है, मोबाइल में फोन करके बुलाया है उससे। बुलंदशहर में पेड़ से टकराने के बाद टीयूवी कार आग का गोला बन गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हुई। टीयूवी सवार 2 लोगों को बामुश्किल कार से बाहर निकाला गया। पुलिस की जांच में टायर में पंक्चर होने के बाद अनियंत्रित टीयूवी पेड़ से जा टकराई। इस दौरान पेड़ से टकराकर कार आग का बबूला बन गई। हादसा खुर्जा कोतवाली देहात के गांव पहाड़गढ़ी के पास पहासू शिकारपुर रोड का है।
आपको बता दें कि बुलंदशहर में पेड़ से टकराने के बाद टीयूवी कार आग का गोला बन गई और इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई है। टीयूवी सवार 2 लोगों को बामुश्किल कार से बाहर निकाला गया और पुलिस की जांच में टायर में पंक्चर होने के बाद अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई थी। इस दौरान पेड़ से टकराते ही कार आग का गोला बन गई। हादसा खुर्जा कोतवाली देहात के गांव पहाड़गढ़ी के पास पहासू शिकारपुर रोड का है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पेड़ से टकराने के बाद ये कार आग का गोला बन गई और इस आग के लगने के दौरान मौके पर एक ड्राइवर की मौत हो गई। तो वहीं पर क्या मामला है? मामला ये है भैया, खुर्जा की तरफ से गाड़ी आ रही थी एक्स टीयूवी, ब्रेकर पे पंचर हुई। पंचर होने के बाद यहाँ बबूर में टकराई। टकराने के बाद गाड़ी ऐसे होगी, मैं भागा एकदम। मैंने कंडक्टर साइड खिड़की खोली। खोलने के बाद मैंने देखा गाड़ी में 3 जने, ड्राइवर बिल्कुल चिपका हुआ था, 2 अलग थे। मैंने दोनों अलग निकाल दिए। ड्राइवर की बहुत कोशिश करी हमने निकालने की। 4 भैया और आए बाइक वाले, शीशा वीसा सब फोड़े। ड्राइवर नहीं निकल पाया हम पे। पिछले कुछ दिनों से छाई धुंध की वजह से विजिबिलिटी तो कम हो चुकी थी और लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन आज देर रात से हो रही रिमझिम बारिश ने आम आदमी और किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। इस संबंध में जब हमने कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि रिमझिम बारिश की बूंदें फसल के लिए अमृत साबित होंगी। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो रुपयों के अभाव में अपने खेतों में पानी नहीं लगा पा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कृपा करिए। ये इससे तो फायदा तो है, नुकसान नहीं। नुकसान नहीं है ना। अच्छा, ये लगभग बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत में अभी तक पानी नहीं लगा पाया, किसी कारणवश उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो उनके खेतों में ये पानी किस रूप में काम करेगा? ये ऐसी 20-25% काम कर रहे हैं। 20-25 मतलब कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर नुकसान नहीं। नुकसान तो है ही नहीं है। नुकसान नहीं है, पूरा फायदा ही फायदा है। अच्छा, चिड़िया वर्षा करतों के साथ जी पूरा बच गो जी, फायदा ही फायदा है, जहाँ नुकसान का है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पैसे भी बचे हैं और समय भी बचा है। समय भी बचा और पैसे भी बचे, सब बचे, मतलब मेहनत है तो बच गई। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और अब ऐसे में अब कोहरे का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर्दी को लेकर अब लोग गर्म कपड़ों का भी प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मैनपुरी में भी तापमान की गिरावट देखने को मिली है। सुबह से ही बादल छा रहे हैं, तभी हल्के कोहरे का भी प्रभाव देखने को मिला। इस संबंध में मैनपुरी से लोकमंच संवाददाता अभिषेक जैन ने स्थानीय लोगों और किसानों से सर्दी का फसलों पर होने वाले प्रभाव को लेकर खास बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। दिवाली के बाद से मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। बात करें यदि हाल फिलहाल की, तो बीते 2 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि जनपद मैनपुरी में भी बादल छाए हुए हैं। सर्दी का मौसम है, मौसम भी लगभग कोहरे जैसा होने लगा है। बात करें अगर सुबह शाम की, तो कहीं ना कहीं सुबह और शाम भी सर्दी का लोगों को एहसास होने लगा है। लोग चलते फिरते गर्म कपड़ों का भी प्रयोग करने लगे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के विकासखंड कुराबली के एक गांव को जाने वाले मार्ग पर। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम खुले आसमान में हैं और पूरी तरह से यहाँ भी आसमान में धुंध छाई हुई है। कहीं ना कहीं कोहरे का माहौल देखने को मिल रहा है और आज सुबह से बिल्कुल भी लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर अभी वर्तमान में कैसा क्या मौसम है और क्या स्थिति है मौसम को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? आकाश जी हरी। आकाश जी, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, सर्दी का मौसम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आज यहाँ पर क्या स्थिति है मौसम की? मौसम में स्थिति तो आपको दिख ही रहा है, काफ़ी आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है। कल शाम से थोड़ा हल्का बूंदी भी हुई है, सुबह भी बूंदाबांदी हुई है, तो लोगों को फसल में भी प्रॉब्लम हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि कोहरा भी नहीं पड़ रहा। दिसंबर माह नवंबर माह चल रहा है
आलू की फसल है, गेहूँ है, लाहा है, ये काफ़ी इनको दिक्कत भी हो रही है। किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और कोहरा भी नहीं पड़ रहा है, तो इससे दिक्कत है किसान को। जी धन्यवाद। हमने अभी यहाँ बात की इनसे और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अगर ये कोहरा नहीं पड़ेगा तो जो किसान की खेतों में फसल हो रही है उस फसल को भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि कहते हैं कि अभी आलू की जो फसल है उसको कोहरे की, सर्दियों की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए कहीं ना कहीं सर्दी का पड़ना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ जो सर्दी अभी पड़ना शुरू हुई है ऐसे में वो फसल के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद जी, देख रहे हैं सर्दी पड़ रही है तो ऐसे में फसल वगैरह कैसी क्या हो रही है? फिलहाल ठीक ही है अभी तो फसल सर्दी में। अगर कोहरा नहीं पड़ता है तो फसल को क्या नुकसान रहेगा? कोहरा नहीं पड़ेगा तो गेहूँ की अभी फसल को नुकसान नहीं रहेगा। कौन कौन सी फसल को ऐसा नुकसान रहता है? फिलहाल गेहूँ की फसल को ज़्यादा नुकसान है। बात करें आलू की तो इस समय आलू की फसल को अगर कोहरा नहीं मिलता है, सर्दी नहीं मिलती है तो कैसा क्या रहेगा? आलू भी नहीं बढ़ेगा, फिर मतलब आलू की बेल तो बढ़ेगी परंतु आलू नहीं उसमें। देखिए, हमने यहाँ किसानों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि फसल के लिए सर्दी का होना बहुत ज़रूरी है, कोहरे का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री सक्सेना। लगातार देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, कोहरा भी पड़ने लगा है, ऐसे में जो फसल हो रही है, कोहरा कितना लाभदायक है फसल के लिए? फसल के लिए वैसे लाभदायक है, बिना मतलब कोहरे के तो हाँ फसल के लिए ज़रूरी चीज़ है। सर्दी ज़रूरी है। देखिए, कहीं ना कहीं अब मौसम की शुरुआत हो चुकी है और मौसम सर्द होने लगा है, जो फसलों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं अभिषेक जैन, लोकमंच न्यूज़, मैनपुरी। मिर्जापुर के भारतीय किसान यूनियन की किसान पंचायत नारायणपुर की सिंचाई डाक बंगला टेकुआ में हुई। केंद्र सरकार के जरिए कृषि कानून वापस लेने पर किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव प्रहलाद सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानून को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने पर हम देश के सभी किसानों को बधाई देते हैं और साथ ही इस बात का हमें दुख भी है कि 1 साल तक किसान आंदोलन करते रहे, जिसमें करीब 700 किसान शहीद हुए। इसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री का संवेदना का एक शब्द भी नहीं आया और आज प्रधानमंत्री किसानों से क्षमा मांग रहे हैं। निश्चित रूप से एक खुशी का दिन जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो रवैया था उसको ठीक नहीं कहा जा सकता। अभी भी हम सभी किसान तब तक आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक संसद से तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता है और एमएसपी गारंटी कानून को नहीं बनाया जाता है। मिर्जापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब विवाद के चलते देवर ने अपनी बड़ी भाभी और भतीजे की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। इस हमले में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको गंभीर हालत में देखते हुए इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो चुका है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार हत्या आरोपी देवर राम नारायण की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। 2 बजे घटना है सर, क्या मामला हुआ है और कितने लोगों की हत्या हुई है और क्या की जा रही है आपकी तरफ से? ये घटना आज की है और आज लगभग 2 बजे कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डगार जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसका नाम डगार है और ये कोतवाली कटरा में पड़ता है। ये सूचना मिली कि यहाँ पर रहने वाले राम नारायण टीटू द्वारा अपनी भाभी रेनू और भतीजी हर्षिका और भतीजे आरुष को धारदार हथियार से प्रहार कर दिया गया है, जिसमें रेनू और हर्षिका की मृत्यु हो गई है और उसको इलाज हेतु। कृषि कानूनों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, तो वहीं किसान संगठन भी सरकार के इस फैसले पर सहमति जाहिर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में सोनपुर में ढोल नगाड़े बजाते हुए, गुलाल अबीर उड़ाते हुए, झूमते नाचते हुए नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
उनका कहना है कि जब तक ये कानून संसद में वापस नहीं लिए जाते तब तक इस बात को नहीं माना जा सकता कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। मैं सबसे पहले किसानों ने जो त्याग तपस्या किया वहां पर, और जिन किसानों ने अपने शहादत दी है और शहीद हुए हैं, उन किसानों को नमन करता हूं, उन किसानों को प्रणाम करता हूं कि उनकी बदौलत आज किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। कल प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि जो बिल था, किसानों के लिए डेथ वारंट था, वह वापस करने की घोषणा किए। और चौधरी साहब ने कहा इस पर कि जिस तरीके से यह कानून संसद से पास हुआ है, शीतकालीन सत्र 29/11 से शुरू हो रहा है, उसमें इसको वापस कराया जाए और एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, तब आंदोलन समाप्त होगा। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।